हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर फंक्शन की रेंज पर बेस्ड है। जैसे आप फंक्शन के डोमेन को फाइंड करना सीख रहे हैं और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर। ये लेक्चर सपोर्टिंग लेक्चर है जो आपको हेल्प करेगा रेंज को और अच्छे से समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकली समझते हैं कि रेंज हम कैसे देख सकते हैं ग्राफ पर। ठीक है, डोमेन कहाँ होता है, रेंज किस तरह से हम देख पाते हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसका डोमेन ए से बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी उसका डोमेन है। ठीक है, चलिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा स्टूडेंट। ग्राफ इस तरह से फंक्शन का अगर ड्रॉ कर दें कि ये x है और ये y है या एफ एक्स हम कह सकते हैं। अगर यहां से हम ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये ए और बी को अगर मार्क कर दें तो ये फंक्शन का डोमेन स्टूडेंट यहां से ये फंक्शन जो है यहां से यहां तक की वैल्यू लेने वाला है। तो जो आउटपुट हमें मिलता है थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि द सेट ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट का सेट है उसे हम कहते हैं रेंज। तो रेंज कहां दिखती है स्टूडेंट, रेंज वर्टिकली इस लाइन पर हम देख पाते हैं। तो ये एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक हमें आउटपुट मिल रहा है और इससे हम कहेंगे कि ये जो वर्टिकल आउटपुट है इसे कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रेंज क्या होगी स्टूडेंट, तो रेंज होगी अगर डोमेन ए टू बी है तो रेंज क्या होगी, अभी देख पा रहे हैं ग्राफ पर एफ एस टू एफ बी। ठीक है, तो व्हेनेवर यू ड्रॉ द ग्राफ आप डोमेन कहां देखते हैं, डोमेन हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखते हैं, एक्स एक्सिस पर देखते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखते हैं। और रेंज कहां देखेंगे, रेंज वर्टिकल एक्सिस पर देखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैं शो कर पा रहा हूं। ठीक है, अब ग्राफ का जो शेप होगा उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि रेंज कैसे आएगी। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ ए से लेकर बी तक केवल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ पहले तो कंटिन्यूअस है, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, वो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जो लेस वैल्यू है, मतलब डोमेन के अंदर जो सबसे छोटा वाला पॉइंट है, छोटी वैल्यू है, उस पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो सबसे छोटा मिल रहा है और यहां से हम जानते हैं कि इस तरह से वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब आप फाइनल वैल्यू पुट करोगे एक्स की तो फाइनल आंसर कितना आएगा, एफ ऑफ बी। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब फंक्शन की रेंज निकाल रहे हैं तो ए से लेकर बी तक फंक्शन किस तरह से मूव कर रहा है। स्टूडेंट ये जानकारी आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर दोगे कि ए पर एफ ए जो है वो सबसे छोटा आंसर आएगा और बी पर एफ बी जो है सबसे बड़ा आंसर आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो ए से बी में इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, ये क्या है, ए है और ये बी है। ठीक है, अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, अब आप देख रहे हैं कि यहां से जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई और एफ ऑफ बी जो है वो सबसे छोटी वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफिकली आप समझ पा रहे हैं कि इसे कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इसे कहते हैं फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो इस बार अब आप देखें कि यहां से आपको जब आपने यह आउटपुट पुट किया तो अगर आप ग्राफ पे वर्क करेंगे तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ग्राफ जा रहा है और आप हमेशा जब इस तरफ देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको डोमेन मिलेंगे और डोमेन का पॉइंट मिलेगा और इस तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा, आपको रेंज मिलेगी। तो रेंज क्या दिख रही है आपको स्टूडेंट, रेंज यहां पर देख पा रहे हैं कि ये रेंज है। तो इस बार रेंज क्या होगी स्टूडेंट, इस बार रेंज होगी, हम रिवर्स लिख देंगे, रेंज होगी एफ ऑफ बी जो है वो सबसे पहले मिलेगा हमको। ठीक है, छोटा वाला वैल्यू, और एफ ऑफ ए जो है वो फाइनल मिलेगा। तो इस प्रकार से फंक्शन यदि इंक्रीजिंग होता है किसी इंटरवल में, डोमेन के सारे पॉइंट पर अगर इंक्रीजिंग होगा तो इस तरह से रेंज मिलेगी। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन इस तरह से मूव करेगा, तो कई सारे फंक्शन इस तरह से भी मूव करते हैं। अभी आप थोड़े समय में ग्राफ को और समझने वाले हैं। वैसे 11th क्लास में आपने कुछ ग्राफ को देखा होगा, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से रेंज आपको मिलेगी। तो क्या फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई फंक्शन इंटरवल में कभी इंक्रीज कर जाए और कभी डिक्रीज कर जाए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, इसे हम समझते हैं। इसे समझा जाए स्टूडेंट, तो आप मान लेते हैं कि इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है।
अगर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अगर ए और बी पर ही हम काम कर रहे हैं अभी, और फंक्शन जैसे 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 हमने वैल्यू आगे लेके जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन जो है वो पहले तो यहां तक एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट कोई, इस पॉइंट को कहते हैं कि ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट सी तक फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और उसके बाद फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो फंक्शन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप यहां से ऐसे अपसाइड मूव कर रहे थे तो आपको क्या मिला, ये सी पर क्या मिला, एफ ऑफ सी, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। और फिर आप क्या करोगे, फिर यहां से जब आप रिटर्न हो गए तो एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही बी तक, लेकिन वर्टिकल जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा, वापस से अब वैल्यू नीचे की तरफ आ रही, तो अब क्या होगा, हमें पुरानी वैल्यू वापस से मिलना शुरू होगी। तो अब यहां तक आप आके ये इस वैल्यू पर आके आप रुक जाएंगे, ये क्या होगा, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये एफ ऑफ ए है स्टूडेंट। तो अब आप देखें तो आपको कहां से कहां तक की वैल्यू मिली है। अब अगर रेंज देखें तो आप यहां से लेके कहां तक आए हो, एफ ऑफ बी तक नहीं आए हो। अब क्या है रेंज आपकी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ सी तक आपको रेंज मिली है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब ए से बी तक फंक्शन वो करता है, तो अगर मान लीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, मतलब फंक्शन का कहीं मैक्सिमम या मिनिमम है, तो रेंज इस तरह से फाइंड होती है। तो अब रेंज क्या होगी, डोमेन अगर देखें तो डोमेन क्या होगा, ए टू बी, और रेंज की बात करें तो रेंज होगी स्टूडेंट एफ ए टू एफ सी। मान लें कि फंक्शन ऐसा ना होते हुए फंक्शन थोड़ा सा ऐसा हो जाता, मान लेते हैं फंक्शन यहां तक आ जाता, ये बी पॉइंट जो है ये हमें यहां मिला हुआ है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे जैसे हम लोग अब फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो आपको बी वहां नहीं मिलेगा। बी कहां मिलेगा स्टूडेंट, अब बी यहां पे मिलेगा, एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये बी होगा, ये बी है। तो अब बताएं कौन सा वैल्यू आपको मिला, छोटा, सबसे छोटा, एफ बी सबसे छोटा मिला और एफ सी सबसे बड़ा मिला। तो इस केस में क्या होगा, अब रेंज क्या हो जाएगी इस केस में, अब रेंज हो जाएगी एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ सी। तो इस प्रकार से आप ग्राफिकली देखें कि रेंज कैसे फाइंड होती है, कैसे निकलती है। ग्राफ पर फंक्शन का अगर ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर सके तो रेंज के कुछ कॉन्सेप्ट में हम ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब कैसे मालूम पड़ेगा कि रेंज कैसे आएगी। तो स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप ये पॉइंट अगर फाइंड कर ले कि कहां पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, तो आपके पास ए सी और बी तीन पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास ए सी और बी तीन पॉइंट आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अब रेंज या तो एफ ए टू एफ सी होगी या एफ सी टू एफ बी होगी या एफ बी टू एफ ए होगी, जो भी होगी। आपको क्या करना है, आपको ए बी और सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने फाइंड कर ली ए बी और सी पे, तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी, छोटी वैल्यू जैसे मान लिया एफ ए आ रही है, वो बड़ी वैल्यू आपकी एफ सी आएगी। तीन वैल्यू पॉइंट है अपने पास ए बी और सी। तो बाउंड्री पॉइंट और जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है मतलब वहां पे मैक्सिमम मिलता है। थोड़ा 11th क्लास में भी आप आ चुके हैं तो अपने बेसिक मैथ्स में ये अभी पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम में डेरिवेटिव किस तरह से जीरो करके मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट जहां पर होता है, फंक्शन जहां मैक्सिमम मिनिमम होता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ए बी और सी पर फिर आप एफ ए एफ बी और एफ सी निकाल लें। छोटी वैल्यू जो आए वो रेंज का पहला पॉइंट होगा, बड़ी वैल्यू आएगी वो रेंज का लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे बी और सी आ गया, यहाँ पे ए और सी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव की जरूरत पड़ सकती है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन अगर डोमेन के किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम होकर वहां पर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो आपको इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता लगने वाली है, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, मान लेते हैं हमने ये एग्जांपल ले लिया है। तो सबसे पहले हमें अगर
नॉलेज है ग्राफ का तो हम आसानी से रेंज दे सकते हैं, ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो भी आपको कहा जाता है कि फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। पहली बात तो बिना किसी कंडीशन के आपको कहा गया कि इस एफ एक्स की रेंज आपको फाइंड करनी है, ये पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि आपको डोमेन का कोई पर्टिकुलर हिस्सा दे देंगे, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 4 तक जा रही है, आई थिंक ऐसा अब लिख देते हैं 1 to 4। चलिए, तो जब x बिलोंग टू 1 to 4 आएगा तो अब आपको काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, और जब फंक्शन की रेंज ऐसे पूछे तो हम कुछ अलग तरीका होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अगर पहला क्वेश्चन अगर आप आंसर करें तो रेंज क्या होती है, रेंज क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -d/4a टू इंफिनिटी इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है स्टूडेंट तो रेंज क्या होती है, -d/4a क्लोज टू इंफिनिटी होती है। अब इस बात को याद कर लें, वैसे 11 का कॉन्सेप्ट है ये, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपने करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप इसे याद कर लें, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा, ठीक है, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर ही होगा, इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकता है, लेकिन रेंज निकालने में इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे यदि यहाँ प्लस नंबर लिखा हुआ है, और इसका उपयोग करेंगे यदि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, डी फाइंड कर सकते हैं और हम आगे काम कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे लिख दें x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 11 लिखा तो +2 हो जाएगा। अगर ऐसा कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन में जब x की जगह पर कोई फंक्शन आएगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही यूज करेंगे। यहाँ तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, यदि यहाँ पे सिंपल x लिखा है, लेकिन यहाँ पर कभी मान लो sin x, अभी सुन लो आप, यदि यहाँ पे जैसे sin x लिखा हो, e⁻x लिखा हो, log x लिखा हो, मतलब x को कोई x का फंक्शन रिप्लेस करके क्वाड्रेटिक बनाई हुई हो, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं करना है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये सुन लेते हैं, आगे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं करते कि यहाँ पे sin स्क्वायर x लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखें, ये केवल x के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो ये स्क्वायर फंक्शन है, यही वेरी कर रहा है स्टूडेंट, यही वैल्यू को घटा बढ़ा रहा है, ये +2 तो फ्लक्स है। तो स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0। जब यहाँ आप 3 पुट कर देंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो सबसे छोटा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अदरवाइज हमेशा इंक्रीज होगा, कैसे भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हर बार आपको 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो कहां तक, अगर x इनफाइनाइट तक चला जाए तो सबसे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हैं ये कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, सबसे छोटी वैल्यू कितनी आएगी, 2, और सबसे बड़ी कितनी आएगी, इनफाइनाइट। 2 to इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिंपल रेंज निकाल सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। ये जब 0 होगा तो ये कांस्टेंट नंबर जब लिखा वही रेंज का सबसे पहला पॉइंट होगा, और जब व्हेन इट गोज टू इंफिनिटी तो आपका आंसर इनफाइनाइट की तरफ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा स्टूडेंट तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो उल्टा आंसर आएगा, ये सबसे बड़ा आंसर आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव लगा है इसलिए अब स्क्वायर के कारण तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन इस नेगेटिव से वो नेगेटिव होने लग जाएगी, तो अब आंसर 2 आएगा मैक्सिमम, और फिर 2 से कम होगा तो कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक, ठीक है। जो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी थी माइनस लगने के कारण क्या हो गई, -इन्फिनिटी हो गई। तो इस प्रकार से आप रेंज निकाल सकते हैं। धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और जब बाउंडेड केस में आए कि रेंज निकालनी है तो क्या करोगे आप, जैसे 1 to 4 आपको दे दिया गया है, तो 1 से 4 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों हो रहा है एक साथ, हम देखते हैं किसी पॉइंट पर ऐसा तो नहीं मैक्सिमम वैल्यू आ गई हो। तो आपको क्या करना है इसमें, ऐसे केस में सिंपल आप क्वेश्चन क्या करेंगे, आप f(x) का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो डेरिवेटिव को हम f'(x) कहते हैं, डिफरेंशिएशन को, और इसे लिख देंगे 2x हो जाएगा ये x स्क्वायर का, और ये कितना है -6। ये आपको मालूम हो गया अभी। आप क्या करते हैं, f'(x) को आप रख देते हैं 0,
तो जब 0 रख देंगे तो कितना होगा, 2x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 6/2, मतलब x कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव 0 हो रहा है। डेरिवेटिव 0 हो रहा है इसका मतलब फंक्शन का कोई एक्सट्रीमम है, मतलब इस इंटरवल के बीच फंक्शन या तो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। इस बात को आप समझ लें। अब ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसमें ग्राफ भी आपको क्वाड्रेटिक आना चाहिए, लेकिन ग्राफ अगर नहीं भी आ रहा है तो भी हम लोग अभी x बराबर 3 पर हमको मालूम है कि ये फंक्शन को कोई वैल्यू मिलने वाली है जो मैक्सिमम में मिनिमम होगी। 3 यहाँ पर आ रहा है ये देखने पहले, अगर 3 यहाँ नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। अब जब हम x इक्वल टू 3 पर 1 और 4 पर वैल्यू निकालेंगे तो f(1) कितना आएगा स्टूडेंट, f(3) और f(4), आप ये 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाउंडेड केस में आपको यही करना है, डेरिवेटिव को 0 करने पर अगर कोई वैल्यू इसके अंदर आ रही है तो उसे भी शामिल कर लेंगे रेंज में, उसको भी शामिल किया था, उस वैल्यू को भी हम लेते हैं उस रेंज तो उसका भी उपयोग हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों वैल्यू निकालेंगे, a और b पर वैल्यू निकाल लेंगे, f(a) और f(b), ठीक है। जो छोटी होगी उसको आप आगे रख देंगे, जो बड़ी होगी उसको आप पीछे रख देंगे, रेंज का अंतिम पॉइंट वो हो जाएगा। अब f(1) कितना होगा, यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो 1 रखने में कितना होगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 12 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6, तो f(1) कितना हो गया, 6 हो गया इसमें, ठीक है। अब f(3) कितना होगा, f(3) अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आप, f(3) जो होगा वो 2 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। और f(4) कितना होगा, तो 4 रखने में कितना हो जाएगा, 16, 16 में 11 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27, 27 में यहाँ पर ये 24 हो जाएगा 4 रखने से, तो कितना जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो वैल्यू आउटपुट मिले हैं, f(1) है 6, f(3) है 2 और f(4) कितना है, 3 दिया हुआ है। अब अगर आप जाएंगे तो सबसे छोटा वाला वैल्यू कितना है, 2 है, और सबसे बड़ा वाला वैल्यू कितना है, 6 है। तो अब सिंपली आप आंसर दे सकते हैं, आप रेंज लेंगे, लिखेंगे, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज आएगी, आंसर होगा इसका, रेंज होगी क्लोज टू से 6। इस प्रकार से आप बाउंडेड के केस में रेंज निकाल सकते हैं। फिर से मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव 0 करने पर इनके बीच में कोई पॉइंट आता है तो उसे शामिल कर लेंगे, नहीं आता है तो इन दोनों पर वैल्यू निकालकर जो छोटी होगी उसे आगे रख देंगे, जो बड़ी होगी उसे पीछे रख देंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दें। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन को कहा जाता है कि रेंज फाइंड करना है, रेंज ऑफ f(x) when x belongs to, x की जो वैल्यू है वो 0 to 2 है, ठीक है, एंड x belongs to, एक और ले लेते हैं, 3 to 5, ठीक है, 3 to 5, 4 to 5, 0 से 2 देखा तो ये यहाँ पर देखना है कि 3 जो है वो 3 तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, डेरिवेटिव तो करके देखना ही है, यहाँ तक तो क्वेश्चन उतना ही है। लेकिन अब देखेंगे अगर 3 इसके अंदर नहीं आए तो शामिल नहीं करना, f(0) और f(2) पे वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो f(0) पे वैल्यू कितनी आएगी, तो इस बार इंटरवल के चेंज होने पर आपका काम थोड़ा बदल गया है, x बराबर 3 जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा था वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो आपके पास केवल 2 ही वैल्यू है। इसके लिए काम करें तो f(0) हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, f(0) कितना आएगा, इसको ले रखते हैं 0, तो कितना हो जाएगा, 0 रखने पे यहाँ भी देख सकते हैं, रखा 0 मैंने तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, और ये 11, वैसे भी यहाँ रखने पर भी देख सकते थे कि 11 आएगा। और f(2) कितना होगा, f(2) होगा, यहाँ रख दो 2, तो 2 रखने पर कितना हो जाएगा, -1 रखने पर कितना होगा, स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो अब रेंज कितनी हो जाएगी इस केस में, छोटी वैल्यू कौन सी है, रेंज है 3 to 11। ये अब 4 से 5 में वही केस आ रहा है, डेरिवेटिव वाला पॉइंट तो नहीं आ रहा है, x बराबर 3 में डेरिवेटिव 0, तो f(4) निकालने कितना है और f(5) निकालने, तो 4 निकालने के लिए मैं इसका उपयोग कर लेता हूँ, 4 रखने पर फिर से ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, 1 और 3 आएगा f(4) की वैल्यू। f(5) कितना आएगा, 5 रखने पर कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। तो अब रेंज क्या आएगी स्टूडेंट, अब इस बार रेंज आएगी
3,6। तो इस प्रकार से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो पहला काम डोमेन फाइंड करने का है। डोमेन फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि डोमेन कैसे मालूम करेंगे। पहले है x माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 10 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या होगा, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 4 टू 10। तो इस प्रकार से फिर बाउंडेड वैल्यू आ गई है 4 टू 10। आपको x की वैल्यू रखनी है और ये जो आउटपुट दे सकता है उसे आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका, और डेरिवेटिव फाइंड करके देखते हैं कि जहां पर डेरिवेटिव 0 है उस पर x जो है वो इसके बीच में आ रहा है या नहीं। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आ जाएगा तो उसे भी रेंज को फाइंड करने के लिए शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा अब अगला काम क्या है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। तो डोमेन आ चुका है, मैं डोमेन को एक तरफ लिख देता हूं। ये डोमेन आ गया है, लिख दें डोमेन। डोमेन आएगा 4 टू 10। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये आप ध्यान दें। ठीक है, अंदर कोई फंक्शन अगर एक्स के अलावा है तो उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 होगा, और x माइनस 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करे या नहीं करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट 10 माइनस एक्स। लेकिन 10 माइनस एक्स में अब क्या होगा, इसका तो हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1। तो अब वो इफेक्ट डालेगा, तो ये -1 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इस -1 को आप कहाँ देखें कि -1 जो है यहाँ तो नहीं है, -1 आप बीच में यहाँ पे पुट कर दें, ये है माइनस। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो वो पॉइंट मिलता है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, उस केस में 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 10 माइनस एक्स। इसको समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसे भी कैंसिल कर दें तो अब x माइनस 4 बराबर x माइनस 10 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख दूं मैं, ऐसी स्थिति आएगी। और अगर इसको देखें तो कितना होगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। मतलब x बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 7। तो x के लिए 7 इसके बीच में तो आ रही है, तो अब आपके पास एक पॉइंट और आ गया, x इक्वल टू 7। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं। इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए। जब तीनों पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो वैल्यू क्या क्या आएगी, आप देख लें, f(4), f(7) और f(10). f(4) कितना आएगा, यहाँ रख देंगे 4 तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो रूट 6 आएगा। ठीक है, f(7) कितना आएगा, f(7) रख देते हैं, यहाँ रख देंगे 7, तो 7 रखने पे ये वैल्यू कितनी हो रही है, 3 हो रही है, और यहाँ 7 रखने पे कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो 3 रूट में है, √3 और √3 कितना आ जाएगा, 2√3। ये आपको f(7) की वैल्यू मिल गई है। और वैसे f(10) देखेंगे तो 10 रखने पे 0 हो जाएगा, और यहाँ 10 रखने पे कितना हो जाएगा, 6, तो कितना आएगा, √6। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों पे तो बराबर ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डोमेन में छोटा पॉइंट कौन सा होगा, छोटा पॉइंट देखें तो क्या होगा, √6, और ये कितना है, अगर देखें तो इसको आप अंदर ले लें तो ये 2 अंदर आके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंदर आके 4 होगा, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 होगा। तो √12 है, ये √6 है, तो छोटा कौन है, √6। तो रेंज क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख देता हूँ √12, ये √12 है। तो रेंज क्या होगी, आप कहेंगे रेंज आएगी √6 से √12। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव की मदद से मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट निकाल रहे हैं और बाउंडेड इंटरवल के अंदर रेंज को फाइंड करना सीख रहे हैं। तो रेंज के कई सारे कॉन्सेप्ट में ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम डिस्कस आज कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 और क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उपयोग करने वाले हैं, और हम
जो इनकी मदद से जो फंक्शन बनते हैं उसकी रेंज कैसे आती है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज क्या क्या होती है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स की बात करता हूँ, तो साइन एक्स का डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन उसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 तक। ऐसे कॉस एक्स की रेंज भी क्या होती है, कॉस एक्स की रेंज भी होती है -1 से लेके +1 तक। मतलब कॉस एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होती है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अब इन दोनों का उपयोग ही कर रहे हैं और उनके साथ मल्टीपल और एडिशन करने से जो नए फंक्शन बनते हैं उनके रेंज कैसे चेंज हो जाती है, हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में मुझे मिला है 2 cos x। तो हम जानते हैं cos x कहाँ बिलोंग करता है, अगर cos x बिलोंग करता है -1 से लेके +1 तक, तो आप देख लें 2 cos x कहाँ पर आएगा। तो 2 cos x आएगा -2 से लेके +2 तक, और उसमें 7 ऐड करने से फंक्शन बन जाएगा, तो 7 ऐड कर देते हैं उसमें, तो कितना हो जाएगा 2 cos x +7। तो 7 लेफ्ट साइड पर ऐड करेंगे और राइट साइड पर भी ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड करने पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 7 ऐड करने पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। तो ये है एफ एक्स। तो आप इसको हम लिख देते हैं कि ये आप एफ एक्स देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो एफ एक्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आई है, वो आई है 5 से लेके 9 तक। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन था ये। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल फंक्शन के रेंज हम निकाल पा रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन में उसी चीज को 1 अपॉन करके लिख दिया गया है। तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 cos x +7 की अगर मैं बात करूं, तो अभी कहां से कहां तक आया था, ये 5 से लेके 9 तक आया था। तो 1 अपॉन 2 cos x कहां से कहां तक आएगा आपको देखना है। तो 1 अपॉन 2 cos x +7 कहां से कहां तक आएगा। तो अब देखें, जब ये रिवर्स होगा स्टूडेंट, ये उल्टा होगा, तो क्या होगा, ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा और 1 अपॉन 5 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/9 है कि 1/5 है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/9 और 1/5 ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट। जब ये दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो तो ये इस पर काम करता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये वैल्यू इधर आ जाती है और ये वैल्यू इधर चली जाती है। फिर कहता हूँ ये दोनों अगर पॉजिटिव है या ये दोनों नेगेटिव है यहाँ पर, तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, रिवर्ट करके छोटी वैल्यू को आगे लिख देते हैं इधर और बड़ी वैल्यू को पीछे लिख देते हैं। तो रेंज अभी फिलहाल क्या हो गई, रेंज हो गई है, आंसर आ गया। रेंज है फंक्शन की, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है 1/9 से 1/5। लेकिन यदि मान लो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू छोटी नहीं हो सकती बड़ी वैल्यू से, नेगेटिव वैल्यू से। यहाँ अगर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आए तो फिर क्या होता है वो आप देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ है 5 cos x +2। तो पहले मैं 5 cos x की बात कर लेता हूँ। 5 cos x कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, 5 cos x आएगा -5 से लेके +5 तक, इसमें 2 को ऐड कर दें तो 5 cos x +2 कितना होगा। देखें किस तरह से क्वेश्चंस में रेंज आती है। ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 ऐड करने में कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 2 ऐड करने में कितना जाएगा -3। अब ये इस पैटर्न का पहला क्वेश्चन है और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब ऐसी स्थिति आए तो फिर अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1/7 और 1/3 या कुछ करके, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब अगर रेंज निकालनी है तो 1/5 cos x +2 कहाँ बिलोंग करेगा, आप ऐसे दो इंटरवल बना लेते हैं, यूनियन ऐसे बना लें। -1/3 को यहाँ रख दें, +1/7 को यहाँ रख दें, इधर लगा दें इन्फिनिटी, इधर लगा दें -इन्फिनिटी। आप देख लें कैसे करना है। ठीक है, कब, जब एक नेगेटिव आए पहला वाला और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो हमेशा रेंज इस तरह से निकाली जाती है। जब आप रिवर्ट करेंगे, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे फंक्शन को, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले रेंज थी अगर ऐसी है तो अब रेंज ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसका कारण ये है स्टूडेंट कि -3 से +7 के बीच में 0 भी आ रहा है, और 0 थोड़ी सी पहले वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ पे होगा माइनस का इन्फिनिटी, और 0 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी तो कितना आएगा प्लस का इन्फिनिटी। तो इसका मतलब फंक्शन इन्फिनिट की तरफ मूव कर सकता है। जैसे जैसे आप -3 से आगे की तरफ जाएंगे 0 की तरफ, तो फंक्शन -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और 0 पर जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे, 0 तो खैर इसमें नहीं आएगा, लेकिन 0 से थोड़ा सा ही आप आगे पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/0, और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो क्या होगा +इन्फिनिटी। मतलब
1 को आप बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन वो क्या की आएगी, प्लस की आएगी। और 1 0 थोड़ी पीछे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, वो बहुत बड़ी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो एक आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट, एक आंसर आएगा प्लस इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट इतना है, आपको अगर ध्यान रखना है, ये जो समझाया समझ लो, नहीं तो आप ध्यान रखें कि नेगेटिव आए तो आप इस तरह से रेंज निकालेंगे। तो इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले क्वेश्चन दिए हैं, इसके अंदर रेंज आपको किस तरह से फाइंड करनी होती है आप ये देख लें। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट है स्टूडेंट, इसमें जब फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है तो जैसे पहले आपने 3 क्वेश्चन किए, अब ये आपके नए क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं, उस पर ये आधारित है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि a sin x प्लस माइनस b cos x आपको दिया हुआ है, तो इस प्रकार के फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है, ये 11th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक आपका आंसर आता है। यहाँ पर प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ कॉस साइन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब इस पर आधारित है सारे क्वेश्चन, यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस पर वर्क करें तो पहला क्वेश्चन का आंसर दिया सकता है कि अंडर रूट ऑफ 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, और उससे 5 आएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक आपका आंसर आएगा। तो आपका पहला आंसर आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर अगर काम करें तो कितना होगा, इसकी रेंज अगर देखें तो इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी 7 sin x, यहाँ लिख देते हैं इसको, प्लस 24 cos x। अगर इसे देखें तो 49 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, ठीक है। अब अगर इसे देखें तो कितना हो रहा है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 625। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 625 हो रहा है, तो उसका अंडर रूट कितना होगा, माइनस का 25 इधर लिख देते हैं और प्लस का 25 इधर लिख देते हैं। इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो 5 जोड़ने पर यहाँ भी 5 जोड़ दें आप, यहाँ तो 5 जोड़ ही रहे हैं और यहाँ भी 5 जोड़ दें, तो कितना जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5 जोड़ने पर माइनस का 20। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, माइनस 20 से लेके 30 तक। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से डील करना है, किस तरह से क्वेश्चन होने वाला है। अब ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब आती है तीसरे क्वेश्चन की बारी। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं आप। अब इसके रेंज आप निकाल रहे थे, इसके रेंज कितनी होगी, -5 से लेके +5 तक। तो -5 से +5 तक अगर ये रेंज है तो इसमें 9 ऐड कर देंगे, तो दोनों तरफ 9 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 14। तो डिनोमिनेटर की रेंज अगर आप देख पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 9 जो है वो कहाँ तक आएगा, 4 से लगा के कहाँ तक आएगा, 14 तक आएगा। अगर 4 से 14 तक आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो रेसिप्रोकल ऐसे कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करने में कितना आ रहा है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं रेसिप्रोकल करने पर ये 1 हो जाएगा 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 9, ये हो जाएगा 1/14 और ये हो जाएगा 1/4। तो ये रेंज हो गई, रेंज हो गई है 1/14 टू 1/4। इस प्रकार से रेंज आपने फाइंड कर ली है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका था f ऑफ x इज इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इसकी रेंज निकालेंगे कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी -10 से +10। आप देख लें, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके देखें तो कितना आएगा 36 और 64, कितना होगा 100 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट कितना होगा 10। तो -10 से प्लस तक इसमें प्लस का 5 ऐड कर देंगे, तो प्लस का 5 यहाँ भी ऐड कर दो आप, यहाँ +5 कर दो। तो अब इसकी रेंज आ जाएगी, तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी -5 से 15 तक। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 5। इस पर यहाँ पर अगर मैं माइनस भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो कि माइनस ही है, ये क्वेश्चन हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितना जाएगा, -5 से +15 तक आंसर आ रहा। अब जब आप रेसिप्रोकल करने वाले हो तो आप देखो कि ये 6 sin x माइनस 8 cos x प्लस 5 की जो रेंज आएगी, क्या करना है आपको, एक नेगेटिव पॉजिटिव आए तो आपको 2 ऐसे इंटरवल बना देने,
-1/5 से ये क्या जाएगा -∞ तक, और 1/15 से कहाँ जाएगा ये +∞ तक जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, रेंज को और अच्छी तरह से हम लोग समझने वाले हैं। ओके, थैंक यू।